नमस्कार, यूपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर शोपियां में शनिवार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में यह दूसरी मुठभेड़ बताई जा रही है। इस तरह पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में 7 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को कुलगाम में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की थी। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ उस समय देखने को मिली जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़े हैं। रिफत, क्या जानकारी मिल रही है, कहां पर हुई ये मुठभेड़? देखिए नीलू, ये शोपियां का एरिया है, वहां पे 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कोऑर्डिनेट किया गया और फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 5:10 पे शुरू हो गया। अभी 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 24 घंटों में 7 मिलिटेंट मारे गए हैं, क्योंकि कुलगाम में जो कल मुठभेड़ हुई थी उसमें जैश के 3 मिलिटेंट मारे गए थे। उसमें एक टॉप कमांडर वलीद भी, जो पाकिस्तानी था, उसको भी मारा गया है और उसके कब्जे से जो है भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है और एक राइफल जिसपे टेलीस्कोप भी फिट किया गया था वो भी रिकवर की गई है। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है कश्मीर घाटी में। अभी तक 137 मिलिटेंट मारे गए हैं 1 जनवरी से लेकर अभी तक। और इस तरीके का लगातार सेना का ऑपरेशन जारी है और लगातार आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं। क्या अभी इस मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है? क्या अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की बात है? क्योंकि ऐसे में जब राजनाथ सिंह आज एलओसी का दौरा करने वाले हैं, काफी अहम हो जाता है कि इस सर्च ऑपरेशन को तेजी से चलाया जाए और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो एनकाउंटर चल रहा है ये शोपियां एरिया में चल रहा है, जो साउथ कश्मीर में पड़ता है। वहां एलओसी नहीं है करीब, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि क्या यहाँ पे अभी ऑपरेशन जारी है, बिल्कुल ऑपरेशन जारी है, क्योंकि 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी ऐसी संभावना है कि कुछ और मिलिटेंट भी वहां पे हो सकते हैं। यही वजह है कि अभी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। जहां तक राजनाथ सिंह के दौरे की बात है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड पोस्ट पे शायद आज जाएंगे, चाहे वो उड़ी हो, केरन, करना, टंगनार, गुरेज, वो पूरा बेल्ट जो है वो एलओसी का पड़ता है। लेकिन साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो साउथ कश्मीर में नजदीक एलओसी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मिलिटेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है साउथ कश्मीर में, अभी भी यही वजह है कि आए रोज कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर हो जाते हैं साउथ कश्मीर में, क्योंकि वहां पे ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के। आज भी ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार मिलिटेंट्स का घुसपैठ जारी है और सेना भी अपनी तरफ से पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, इसलिए लगातार अब आतंकवादी मारे भी जा रहे हैं सेना के साथ मुठभेड़ में। और यूएन की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी प्राकृतिक आपदाओं से लड़े, गरीबों के लिए सरकार ने घर बनाए, भारत ने सार्क कोविड फंड बनाया, गरीबों के लिए आयुष्मान योजना लाई। दिस ईयर वी सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी of the founding of the United Nations. It is an occasion to recognize the UN's many contributions to human progress. It is also an opportunity to assess the UN's role and relevance in today's world. We have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. We have given the highest priority to reach benefits to poor households. We have announced a package of more than $300 billion. It will bring the economy back on track, build modern infrastructure and put in place a technology-driven system. We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant and resilient India integrated with the global economy. Excellencies, India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through
multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख दौरे पर लेह पहुंचे, जहां पर उन्होंने जवानों का युद्ध कौशल देखा, साथ ही भारत चीन सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने न केवल बंदूक थामी बल्कि ट्रक्स के साथ जवानों का जोश हाई किया। ये 5 तस्वीरें भारत की हैं, मगर संदेश चीन को है। इनमें भारतीय सेना का रण कौशल है, तो साथ ही चीन को सावधान रहने की ताकीद भी। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ भी हैं और सेना की रणनीति भी। ये तस्वीरें 11,000 फीट पर भारतीय सेना के दम की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन लेह पहुंचे, जहां उन्होंने इस ताकना में सेना के एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पैरा कमांडो ने अपने रण कौशल का प्रदर्शन भी किया। इस रण कौशल में जवानों ने पैरा ड्रॉपिंग और दुश्मन के ठिकाने तबाह करने का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर अपाचे और T-90 टैंक्स ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे साथ रहे। सैन्य अधिकारियों के साथ सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में घायल हुए जवानों का हालचाल जाना। 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप सबके ऊपर नाज है और आप सबके बीच आकर सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इससे पहले 2 जुलाई को राजनाथ सिंह लेह के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन उनकी जगह खुद पीएम मोदी अचानक 3 जुलाई को लेह पहुंच गए थे। पीएम ने यहां सैनिकों से मुलाकात करने के साथ सीमा पर भारत की तैयारी का जायजा भी लिया था। अब राजनाथ सिंह का दौरा इसका अगला चरण है। राजनाथ यहां सेना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद श्रीनगर दौरे पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कोरोना की करें तो कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने वैसे तो प्रदेश में फिर से पूरी तरह से लॉकडाउन लागू किए जाने से इनकार किया है, लेकिन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सख्ती लागू किए जाने की बात कही है। लिहाजा इसको एक तरह से मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है, यानी शनिवार और रविवार को काफी कुछ बंद रहेगा। लॉकडाउन के दौरान हरी और ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी दुकानों के खुलने की बात हो रही है, जिसका वक्त 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। सरकार के फैसले के बाद ये दूसरा हफ्ता है जब मिनी लॉकडाउन होगा। और बातचीत करने के लिए आरिफ आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, मिनी लॉकडाउन का आज दूसरा हफ्ता है, क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा, और उसको लेकर क्या कुछ बाजार में और बाकी जगहों पर आप देख पा रहे हैं? देखिए नीलू, जिस तरह से आगरा में कोरोना पेशेंट लगातार बढ़ते रहे और हालांकि अब थोड़ी सा कंट्रोल जरूर हुआ है कि कोरोना पेशेंट अब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया है कि संडे सैटरडे को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। और देखिए इस लॉकडाउन में कुछ भी नहीं खुलेगा, न बाजार खुलेंगे, न किसी तरह की दुकान खुलेगी, न बार खुलेंगे, न शराब की दुकानें खुलेंगी, यानी कंप्लीट लॉकडाउन है। किसी भी तरह की कोई रियायत इन 2 दिन में नहीं दी जाएगी। देखिए सरकार का फैसला अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है और जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं उनकी चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन करना बहुत जरूरी है। और शायद सरकार का ये अच्छा फैसला है और इस तरह से लगातार सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे ताकि जो चेन है कोरोना की उसको तोड़ा जा सके। देखिए फिलहाल पूरे आगरा में एकदम सन्नाटा है। मैं सुबह के वक्त निकल के बाहर गया था तो कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल रहा था, जबकि कल जो बहुत सारे लोग बाहर निकलते हुए हमने खुद देखे थे। लेकिन इस वक्त आगरा के लोग बिल्कुल घरों में कैद हैं और उनका कैद होना भी बहुत जरूरी है। अगर घर में नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना के पेशेंट बढ़ेंगे और ये आगरा के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि घर में रहे और कोरोना की चेन को तोड़ें। जी नीलू, बिल्कुल। अगर आरिफ आज और कल की बात, यानी शनिवार और रविवार
रविवार की बात की जाए तो इसेंशियल सर्विसेज की बात हो रही है कि वो खुलेंगे, उसकी क्या टाइमिंग रहेगी? क्या वो सुबह से दोपहर तक खुलेंगे या फिर किस तरह से वो आगे खुलेंगे? कुछ इस बारे में गाइडलाइन है? देखिए, बहुत इमरजेंसी चीजें खोली जा रही हैं, जैसे कि मेडिकल है, हॉस्पिटल है। इसके अलावा कुछ भी खोलने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज का होना और दवाओं का होना जरूरी। तो सरकार ने फैसला लिया है, लोकल प्रशासन ने फैसला लिया है, किसी भी तरह का मेडिकल स्टोर बंद नहीं रहेगा, अस्पताल भी बंद नहीं रहेगा, डॉक्टर बैठेंगे और इलाज भी करेंगे। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जिनको बहुत जरूरी है, उन्हीं को बाहर निकलने दिया जा रहा है। अगर कोई फालतू के लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनको पुलिस रोक रही है, उनको टोक रही है, घर में जाइए, किसी तरह का कोई बाहर ना निकले और लॉकडाउन का पालन करे। तो ये बहुत जरूरी था और मुझे लग रहा है कि ये लंबे टाइम तक जरूरी है नीलू, क्योंकि आगरा में कोरोना पेशेंट बहुत स्पीड से बढ़े थे और अब हालांकि कंट्रोल हुआ है, रोजाना 10-12 मिल रहे हैं और 10-12 डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये लॉकडाउन जरूरी है और लंबे टाइम तक बिल्कुल लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं आरिफ, और ये जरूरी हो जाता है कि आप लॉकडाउन करें ताकि लोग अपने घरों में रहें और जो एक कोरोना की चेन है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ दीपांकर भी देहरादून से जुड़े हुए हैं। दीपांकर, अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर भी सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहेंगे, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और किस तरह से इसको इंप्लीमेंट में लाया जा रहा है? बिल्कुल नीलू, उत्तराखंड के 13 जिलों में से 4 मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये नियम लागू किया गया है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। बाकी क्योंकि पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो 9 डिस्ट्रिक्ट है उनमें कुल मिला के जो मामले हैं वो 97 है और जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है 4 डिस्ट्रिक्ट उनमें 899 मामले हैं। तो ऐसे में सरकार की चिंता इस बात को लेकर बढ़ी हुई है कि ये नंबर अचानक से पिछले एक वीक में बहुत तेजी से बढ़ा है और 100-200 केस रोजाना आए हैं। तो अब सरकार का जो बात आप कह रही है कि चेन कैसे कोरोना की तोड़ी जाए, तो ये लगता है कि प्लान जो गवर्नमेंट के पास है वो, ताकि 2 दिन का अगर लॉकडाउन होता है तो हो सकता है ये चेन टूटे और नेक्स्ट वीक जब लॉकडाउन के बाद मंडे से जब केसेस की यहाँ पर टेस्ट होंगे और तब अगर नंबर घटता है तो इस बात की भी पूरी उम्मीद और संभावना है कि आगे भी 2 दिन के इस फैसले को बरकरार रखा जाए या फिर और ज्यादा सख्ती की जाए। तो चिंता इसी बात को लेकर है जो सभी जगहों पर, सभी राज्यों में, कि कोरोना के संक्रमण को किस तरीके से थामा जाए। तो उत्तराखंड क्योंकि बीच में एक ऐसी स्थिति में था जब एक्टिव केस 500 के आसपास थे और आज एक्टिव केस लगभग 1000 को टच करने वाले हैं, तो इसी लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है शनिवार और रविवार को। लेकिन अब से आधे घंटे पहले तो इस तरह की मुस्तैदी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन जब हमने खबर दिखाई उसके बाद अब धीरे धीरे यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट नजर आ रहा है और 4 मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में कोशिश यही है गवर्नमेंट की कि नंबर्स को किसी तरीके से रोका जाए। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, और जिस तरह से हमने देखा कि जब सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहते हैं, चाहे वो बाकी राज्यों की बात की जाए या फिर उत्तराखंड की बात की जाए, क्योंकि यहां भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम होता है। जो मार्केट्स हैं या जहां पर कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं उन सब जगहों को सैनिटाइज किया जाता है। तो क्या इस तरह की भी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि जब लॉकडाउन रहेगा उस दौरान सैनिटाइजेशन का भी काम होगा ताकि जहां जहां कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिले हैं उसको सैनिटाइज किया जा सके? बिल्कुल, ये बात कल ही मुख्यमंत्री ने जब न्यूज 18 से खास बातचीत की तो उसमें उन्होंने कहा था कि सैनिटाइज किया जाएगा शहरों को। और उससे बड़ी चिंता अब सरकार के लिए यह है कि हरिद्वार में डेंगू के 2 केस गुरुवार को आए और अब डेंगू भी एक बड़ी चुनौती है। तो रविवार को एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री की तरफ से रखा गया है कि 15 मिनट आप अपने आसपास साफ सफाई रखें और कहीं पर अगर पानी जमा होता है तो उसको साफ करें। और आज अब से कुछ देर 10 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में सारे सीएमओस की और सभी डीएम्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हर शनिवार को ये रूटीन वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है और इस 2 घंटे की कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री का मेन एजेंडा यही रहेगा कि सभी डीएम और सीएमओस को कहा जाए कि कहीं पर भी लापरवाही ना हो, क्योंकि अगर कोरोना के बीच में डेंगू ने पांव पसार दिए तो फिर चैलेंज दुगने हो जाएंगे। बिल्कुल दीपांकर, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कोरोना कहर बनकर टूट ही रहा है। ऐसे में उत्तराखंड डेंगू से भी हमेशा त्रस्त रहा है। ऐसे में दोनों बीमारियों पर नजर रखने की जरूरत है और लगातार इसको लेकर काम भी हो रहा है। और जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, हम यही चाहते हैं कि जो तमाम दर्शक भी देख रहे हैं वो भी इसका पालन करें ताकि जो मामले हैं वो जरूर कम हो। आरिफ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नोएडा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 20 में सुबह 6 बजे ये मुठभेड़ बताई जा रही है। बदमाशों की फायरिंग के बाद ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद बदमाश साजिद गिरफ्तार हुआ है। एक देसी तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद इसके पास से किया गया है। थाना सेक्टर 20 पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच पुलिस ने आज सुबह करीब 6 बजे ये मुठभेड़ की है। दरअसल R1 मोटरसाइकिल
आ रहे एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीन कर भाग रहे थे। बदमाशों की सूचना पर चौकी प्रभारी अड्डा और चौकी प्रभारी 18 द्वारा पीछा करते हुए मुठभेड़ में एक बदमाश जिसका नाम साजिद उर्फ पौवा निवासी त्रिलोकपुरी है, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बदमाश द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल है। ये बदमाश शातिर लुटेरा है जिसके विरुद्ध एनसीआर में लगभग 1.5 दर्जन मुकदमा पंजीकृत है। बदमाश के पास एक तमंचा, 315 बोर और कारतूस, लूटा हुआ मोबाइल तथा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इसका एक साथी भागने में कामयाब रहा है जिसकी तलाश में अब भी पुलिस कॉम्बिंग दे रही है। राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कब हुई ये मुठभेड़ और बताया जा रहा है कि एक को तो पकड़ लिया गया है, उस पर कितने मामले दर्ज हैं और दूसरा फरार होने में कामयाब रहा है? देखिए, यह मुठभेड़ अभी सुबह 6 बजे हुई है आज, और इसमें जो है पुलिस को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि यह बदमाश शातिर बदमाश है और काफी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी इसकी। यह जो है त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है और पुलिस जो यूपी पुलिस लंबे समय से इसको खोज रही थी और आज मुठभेड़ के दौरान जो है इसको पकड़ लिया गया है। जवाबी कार्रवाई में घायल भी हुआ है। उसके बाद जो है अब इसका इलाज किया जा रहा है अस्पताल में ले जाकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि देखा जाए तो ऑपरेशन क्लीन जो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जो है पुलिस को हर रोज एक बड़ी सफलता मिल रही है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि एक जो माफिया डॉन अब्बू सलीम का जो राइट हैंड यहाँ पे उसको गिरफ्तार किया गया। कल भी मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनामी बदमाश थे 50,000 और 25,000 के। आज भी जो है ये 2 बदमाश जो थे इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। सेक्टर 20 थाना पुलिस को जब पता चला तो पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। लगातार पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है और रोज कुछ न कुछ मुठभेड़ अलग अलग जगहों से देखने को मिलती है और उसमें बदमाश को पकड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर कैंट पुलिस ने वाहन चोरों की शातिर गैंग का खुलासा किया है। सरगना प्रिंस तिवारी समेत पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 5 बाइक बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि यातायात तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइक से सवार 2 संदिग्ध युवक हिरासत में लिए गए थे। कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूलते हुए शहर के रीजनल स्पोर्ट्स कॉलेज और सिविल लाइन एरिया से कुल 5 बाइक चोरी करने की बात कबूल की है। यातायात तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी, उसी समय सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। इन पे जब उनको पकड़ा गया तो ये लोग जिस गाड़ी से थे उससे पूछताछ की गई, वो गाड़ी चोरी की थी। फिर इसकी निशानदेही पर जब इनसे और थोड़ा पूछताछ की गई तब पता चला ये लोग चोरी की गाड़ी चुराते हैं, उसको भिन्न भिन्न जगह ले जाके बेचते हैं। इनकी निशानदेही पर रीजनल स्पोर्ट्स कॉलेज के पास में इसकी गाड़ी पकड़ी गई थी। फिर सिविल लाइन क्षेत्र में 4 गाड़ी और बरामद की गई, तो कुल 5 गाड़ियां इनकी निशानदेही पे बरामद की गई, जिसमें से 3 गाड़ियों को ट्रेस कर लिया गया है। एक गाड़ी हमारे 906 से चोरी हुई थी, उसके मालिक को बता दिया गया। एक कैंट में ही मुकदमा लिखा है और एक गाड़ी मुंडेरवा से बस्ती से चोरी हुई थी, वो भी कनेक्ट हो गई, उनको भी सूचित कर दिया गया है। शेष जो अन्य 2 गाड़ियां उनके मालिक पता कर लिए गए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और गोरखपुर के लगातार बारिश की वजह से नदियों का पानी उफान पर है। ऐसे में एहतियात के तौर पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने डोमनगढ़ बंधे का मुआयना किया। इस दौरान एसपी सिटी और सीओ कोतवाली के साथ एसएसपी ने हालात का जायजा लिया। लगातार पानी बढ़ रहा है तो पुलिस को इस मामले में सतर्क किया गया है। गोरखपुर में सभी थाने चौकियों को अलर्ट किया गया है और कुछ जगहों पर बाढ़ चौकियों की व्यवस्था करी गई है। पुलिस थानों में हिसाब रखा गया है कितनी नावें कितने नाविक तैयार हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। आप देख रहे हैं कि ये डोमनगढ़ ब्रिज है और पानी काफ़ी हद तक के बढ़ा हुआ है, कई गाँव के आसपास पानी है। फिलहाल सतर्कता बनाए रखी जा रही है और ये यहाँ पर अभी रोहिन नदी और राप्ती का संगम है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि बाग और काफ़ी हद तक के पानी बढ़ गया है। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।